अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकमि किताबिहिल मुबीन अल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौल फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ुर लना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये हमारी रमज़ान शरीफ में मुराक़बे के उन्वान से तीसरी और आखिरी नशस्त है और ये मुराक़बे का मौजू इतना बड़ा है कि इसको आप 100 नशस्तों में भी मुकम्मल नहीं कर सकते, इसकी इतनी ज़्यादा डायमेंशंस खुलती हैं। अभी तक जो हमने बात की है, पहले अपनी नशस्त में हमने रमज़ान, एतकाफ़ और मुराक़बा, इनकी आपस में जो लिंक्स बनते हैं और रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, उनके ऊपर कुछ बात की थी। और दूसरे में हमने मुराक़बे के अंदर जो कॉन्शियस अटेंशन है और मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है, उसका आपस में लिंक डेवलप करने की कोशिश की थी। आज क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी है, तो मैंने आखिरी नशस्त है इसकी, तो मैंने कहा इसको ज़रा थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल या मॉडर्न माइंड ने जिस तरह जहन को समझा है, उसके हिसाब से कुछ बात करते हैं। जिस तरह मैंने अपना गुज़श्ता और गुज़श्ता से पैवस्ता दोनों नशस्तों में अर्ज़ की थी कि हमारा जो अलमिया है एक मॉडर्न टाइम्स का, वो ये है कि वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और मुराकबा हमें इस वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में एक मोमेंट ऑफ फोकस देता है, एक कॉन्शियस अवेयरनेस की और एक कॉन्शियस अटेंशन, कॉन्शियसली अटेंड करने की किसी एक चीज़ को, एक वो हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू मुहैया करता है। तो अगर इस टाइम्स में जिसमें डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है और फिर वी हैव क्लटर्ड आवर लाइव्स विद सो मेनी थिंग्स, और हमने कभी अंदाजा नहीं किया, बट दीज थिंग्स आर एक्चुअली कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ आवर टाइम एंड दे आर एक्चुअली, जितनी जितनी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करते जाते हैं, दे काइंड ऑफ होल्ड अस बैक फ्रॉम अचीविंग। अगर आप में से कभी किसी को शौक हो माउंटेन क्लाइंबिंग का, क्योंकि मुझे बहुत शौक था बचपन से, तो आप कभी भी किसी पहाड़ी इलाके में जाएं और किसी दरमियाने कद के पहाड़ के ऊपर चढ़ें, तो वो एक मतलब एक मुश्किल काम है। इट्स अ वाइंडिंग पाथ, इट्स डिफिकल्ट वन, लेकिन वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज व्हेन यू वंस यू रीच एट द टॉप ऑफ द हिल, तो आपके सामने नज़ारा इतना खुलता है कि इट्स अ फीलिंग दैट वन मोमेंट ऑफ प्योर लिबरेशन, और वो जितनी आपकी एफर्ट होती है, जितनी आपकी तंगी होती है उस पहाड़ी को सर करने के लिए, आप वो सारी कोफ्त को और सारी मुश्किल को भूल जाते हैं फॉर जस्ट दैट वन मोमेंट ऑफ प्योर फ्रीडम। तो हम अपनी लाइफ में, खासतौर पे मॉडर्न टाइम्स में, वी आर हेल्ड बैक इन सो मेनी चेन्स, इन सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, के मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी को जिंदगी कहना भी इतना सही नहीं है मेरे ख्याल में। अ चेन्ड लाइफ, मतलब उसको ये हक ही नहीं पहुंचता कि हम एक जंजीरों से बंधी हुई जिंदगी को जिंदगी भी कह सकें। और बेसिकली हम क्या चाहते हैं जिंदगी से, ये एक सवाल है बुनियादी। I'll be very simple with you today. So what do we want from life, all of us? Well, we want more. एक जवाब है इसका, more, कि we want more money, more power, more achievement, more impact, more knowledge। तो हमारी पूरी जिंदगी को अगर आप सम अप करें, हमारी जिंदगी की पूरी चाहतों को, कि हम चाहते क्या हैं, तो उसका जवाब एक ही आएगा कि वी वांट मोर। बट देन वी लेट थिंग्स होल्ड अस बैक, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी इतनी खड़ी की हुई है और चाहते भी जिंदगी से बहुत कुछ हैं। हालांकि परवरदिगार ने जो हमें जहन दिया है, मैं अकल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जहन की बात कर रहा हूँ, फिजिकल जहन की। We have very adaptive brains. We have the ability to restructure our mind whenever we want, whatever we need. We can become whatever we want to. We have a very, very powerful mental structure.
और प्रॉब्लम ये है कि इतना पावरफुल मेंटल स्ट्रक्चर होते हुए भी इट्स वेरी वनरेबल, इट्स ऑलवेज, इट कैन बी मैनिपुलेटेड वेरी इजीली एंड इट गेट्स मैनिपुलेटेड डेली। और ये मैनिपुलेट कौन करता है? तो सबसे पहले तो हम खुद ही हैं। वी आर द बिगेस्ट मैनिपुलेटर्स ऑफ आवर माइंड। जो कहानियां हम अपने आप को भेजते रहते हैं वही हमारे जहन में बैठ जाती हैं। और सबसे पहले तो जो जंजीर हम अपने जहन पर डाल रहे हैं, जो सबसे पहली रुकावट अपनी ही तरक्की की राह में आ रहे हैं, वो हमारी अपनी जात है, वो कोई दूसरा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि हाउ कैन आई फ्री स्पेस विद इन माई माइंड, ताकि वो माइंड जो है वो अपने आप का अपना काम कर सके, उसने अपने आप को जो रिक्रिएट करना है, अपने आप को जो रीवायर करना है, मैं तो उसको मौका ही नहीं दे रहा जहन को। मतलब इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मैंने उस पर डाली हुई है, इतना ज्यादा लोड डाला हुआ है कि उसके पास तो सेल्फ रिपेयर का या सेल्फ स्ट्रक्चरिंग का वक्त ही नहीं है। तो बेसिकली इस चीज के ऊपर मैं आज थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस, और सोशल मीडिया है, टेक्सटिंग है, टेलीविजन है, हमारे सोशल लाइव्स हैं। तो होता क्या है कि when we are interacting with so many people, we are we are exposed to so many distractions, so it's 24/7, it's information bombardment। मुझ पर मुसलसल इंफॉर्मेशन फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है, फेंकी जा रही है। और प्रॉब्लम ये है कि when I am consuming information, I'm not thinking। मतलब प्रॉब्लम ये है कि जब तक मैं इंफॉर्मेशन लेता रहूंगा मैं खुद से कुछ सोच नहीं सकता। तो प्रॉब्लम ये है, डिस्ट्रैक्शन इतनी है, लाइफ को मैंने इतना ज्यादा क्लटर्ड कर दिया है कि 24 घंटे हर तरफ से मुझ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सोचना मैंने किस वक्त है? तो होता ये है कि जब एक दफा वी स्टॉप थिंकिंग, तो हमें ये आदत पड़ जाती है कि देन वी डोंट वांट टू थिंक इंडिपेंडेंटली। मतलब हम इन डिस्ट्रैक्शंस के साथ इतने एडिक्टेड हो जाते हैं that it becomes increasingly difficult to be with my own thoughts। मतलब इतना ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का, it tires my mind। तो क्या होता है कि I end up either making very bad decisions or I don't make any meaningful decision, क्योंकि हर वक्त मेरा जहन जो है वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आ रही है कि उसके पास फैसला करने के लिए भी हिम्मत नहीं रहती। मेरे एक दोस्त थे, बहुत अच्छे लॉयर थे, फिर जज बन गए वो हाई कोर्ट के। तो वो मेरे एक दो केसेस में मेरे वकील थे। तो हम जब भी जाते थे, मेरे केस की डेट पड़ती थी, तो मुझे याद है मुझे कहते थे कि यार ये कह कर ना किसी सिफारिश करवा कर, मुझे वो पैसे देने से बड़ी चिढ़ होती थी। तो कहते यार किसी से सिफारिश करवा करना केस जो है ना वो जल्दी लगवाओ, यानी सुबह के वक्त जो है वो हेयरिंग पे केस ले आओ। तो आई नेवर अंडरस्टूड दैट व्हाई ही वाज डूइंग इट। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि यार ये तुम्हें क्या खपत है? वो जज साहब तो 3-4 बजे तक बैठे रहते हैं, तो जब भी लग जाए, क्योंकि मुझे भी सुबह उठना पड़ता था, लेकिन उसकी हमेशा बहस ये होती थी कि 9-10-11 बजे से ज्यादा आगे जो मैंने केस जो है मैंने उसको आर्ग्यू करना है वो उससे आगे ना जाए, टाइम पहले शुरू में हो जाए। तो मैंने एक दिन पूछा उससे, तो उसने कहा कि यार ये जजेस की मेंटल ट्रेनिंग है। जजेस को ये बताया जाता है कि जब इंसानी दिमाग थक जाता है तो इट विल ईदर मेक वेरी बैड डिसीजंस। इसका मतलब इसका एक, जब ओवरलोड में जाता है इंसान, थक जाता है, जिस तरह हमारा जिस्म है, हम जब ज्यादा काम करते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि मुझसे काम नहीं होता। इस तरह मेरा जहन है कि जब उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा तो वो थकेगा, और जब थकेगा तो अब जिस्म ने जाहिर है वजन तो उठाने नहीं, इट विल स्टॉप पेइंग अटेंशन एंड इट विल स्टार्ट पोस्टपोनिंग। उन्होंने कहा जजेस को पता है कि जब वो थक जाएंगे तो अगर वो फैसले करेंगे तो वो फैसले अक्सर गलत होंगे, तो इसलिए मेरा केस जल्दी लगवाओ, ताकि अभी जब फ्रेश हो, अभी उसका ब्रेन, अभी उसका माइंड फ्रेश हो, तो जज जो है वो जरा इन्हमाक के साथ अटेंटिव होकर मेरी बात सुनेगा, बिकॉज अभी जहन थका नहीं है, तो ही इज इन दैट मोड ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड आई फाउंड इट अ वेरी यूजफुल टिप, वेरी यूजफुल टिप। अब जितना आप इंफॉर्मेशन लोड जो है इस जहन के ऊपर डालते जाएंगे, जहन उतने जल्दी फटीग होना शुरू हो जाएगा, उतने जल्दी थकना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एनवायरनमेंट तो मेरी यही है।
तो इतने इंफॉर्मेशन लोड की इन्वायरमेंट में मैं क्या करूं? मैं किस तरह इतनी डिस्ट्रैक्शन जो हर एक ही मेरा दिल खींचती है, मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं? तो उसके लिए एक सूफिया का ही एक तरीका है जिसको हम तर्क इख्तिसास कहते हैं या इख्तिसासी तर्क कहते हैं। मतलब इसको अंग्रेजी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो सिलेक्टिव पर्जिंग। सो व्हाट इज सिलेक्टिव पर्जिंग? ये साइकोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए इस टेक्निक को। वो होती क्या है कि आप कट्ठी अपनी तमाम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं लेते, बल्कि यू टेक वन डिस्ट्रैक्शन एट अ टाइम। आप एक चीज छोड़ते हो कुछ अरसे के लिए, फिर दूसरी चीज छोड़ते हो कुछ अरसे के लिए, और फिर यू ऐड बैक उनमें से वो चीज विच इज रियली मीनिंगफुल एंड इंपॉर्टेंट टू यू। क्योंकि जब मेरा ज़हन लोड में होता है तो मुझे ये भी नहीं पता लगता कि क्या चीज है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी होगी, और क्या चीज है कि उसका होना ना होना बराबर है। तो सिलेक्टिव पर्जिंग जो है या जो तर्क इख्तिसासी है, उसमें होता क्या है कि आप अपनी एक आदत को, एक डिस्ट्रैक्शन को लूज करते हो, फिर दूसरी को लूज करते हो, और फिर आप देखते हो कि इनमें से कौन सी है जो मेरी जिंदगी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन कर रही है। जो वैल्यू एडिशन कर रही है उसको मैं ऐड करूंगा, जो मेरे लिए बेकार है मैं उससे जान छुड़ा लूंगा। मतलब इट्स इजी टेक्निक। अब मेरा अपना जिंदगी में जब मैं जाती मुशाहिदे की बात करूंगा कि मुझे टीवी देखने की बड़ी इल्लत थी, और जब तक मैं दो चार शोज नहीं देखता था, जब तक लगता यही था कि बस टीवी देख रहा हूँ, कोई काम तो नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन मैंने कैलकुलेट किया तो इट वाज कंज्यूमिंग 6-7 आवर्स ऑफ माय लाइफ। और फिर आई हैड दिस मैसिव हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवीज या दोस्तों से बेतुका मिलना बगैर वजह के। तो मैंने एक दफा फिर ये अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया कि इससे पहले कि मैं किसी और से शेयर करूं, तो ये आई थिंक इट्स अबाउट 15-16 ईयर्स बैक। तो मैंने एक हफ्ते के लिए सोचा कि मैं टीवी नहीं देखूंगा। और जब एक हफ्ता गुजर गया, पहले 2-3 दिन बड़े मुश्किल थे, क्योंकि वो 6-7 घंटे जो पहले मैं टीवी को दे रहा था, तो अब वो मेरे पास अवेलेबल टाइम था। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उस टाइम में मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें जब आप सिलेक्टिव पर्जिंग में जाते हो तो आपको ये चीज एक देखनी है कि आप ये ना करो कि एक डिस्ट्रैक्शन छोड़ के आप उस जैसी कोई और डिस्ट्रैक्शन अपनी जिंदगी में ले आओ। नहीं, बस आपने इस एक डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देना है अपनी जिंदगी से, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, जितना भी आपके लिए आसानी से हो सके। तो मैंने जब एक हफ्ता गुजरा, तो वही टाइम जो मैं टीवी को दे रहा था, एंड प्रोबेबली इट वाज एडिंग अ लिटिल बिट टू माय लाइफ, वही टाइम मैंने अपनी पुरानी किताबें खोलकर देखनी शुरू कर दी। तो अब मुझे मेरे ख्याल में 15-16 साल हो गए हैं, और मेरा जो टीवी टाइम है, स्क्रीन टाइम जो है, दैट इज जीरो। आई डोंट वॉच टीवी एट ऑल, और आई डोंट मिस इट एट ऑल। तो उस चीज ने मुझे ये बताया कि मैंने अपनी एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में खड़ी की हुई थी जिसकी एक्चुअली मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं थी। फिर दूसरा, कंपनी के बारे में जब मैंने देखा, तो आई वॉज मीटिंग पीपल। जब आप लोगों से मिलते हो तो आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी आते हैं, एंड देन यू काइंड ऑफ गेट एडिक्टेड टू दैट सोशल कंपनी, एंड यू स्टॉप केयरिंग कि किसी के मिलने से आपके जहन पर क्या असर हो रहा है। तो वो जब मैंने किया, तो उससे, ये 4-5 साल पहले मैंने किया, तो उससे मुझे ये समझ आया कि यार, आई नीड टू बी अराउंड पीपल who help me grow, not people who are extra negative or who are just into wasting time. तो मुझे उस पर कुरान की एक आयत ने मुझे बड़ी हेल्प की। मतलब वो समझ ले कि मैंने 3-4 साल से उस आयत को अपना तावीज़ बनाकर अपने गले में लटकाया हुआ है इमेजिनरी तौर पर, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, कि ए ईमान वालो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। ये वही गॉड कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, जिसको मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, तकवे को, कि भाई बी अवेयर ऑफ गॉड एंड हैव फेथ व कूनू मअस सादिकीन। तो सवाल ये पैदा होता है कि if I become a believer and I have also become aware of the presence of God, so what else do I need? तो अल्लाह फरमाते हैं नहीं, तीसरा काम जो तुमने करना है, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ अपनी सोहबत रखो, सच्चों के साथ कंपनी रखो। सादिक किसको कहते हैं? जिसके दिल में, और मतलब जिसके जाहिर में और बातिन में फर्क ना हो। जो दिल से वो सच्चाई मानता है, उसका इजहार उसके जाहिर पर भी हो।
तो इससे मुझे ये समझ आया कि ना सिर्फ टेलीविजन एक डिस्ट्रैक्शन थी मेरी जिंदगी में, बल्कि नेगेटिव जो कंपनी थी वो भी मुझे बहुत बुरी तरह डैमेज कर रही थी। क्योंकि हमारे जहन को अगर आप इसके ऊपर छोड़ दें तो इट्स अ वंडरफुल मशीनरी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जहन एज अ मतलब इसको एज अ फिजियोलॉजिकल यूनिट में बात कर रहा हूँ। एक जो न्यूरो साइंसेज हैं उसमें एक टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सो व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? इट्स द एबिलिटी of our brain to rewire itself, to recreate itself। यानी हमारे जो ब्रेन है, हमारा जो कॉमन बिलीफ है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टैटिक हार्डवेयर, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा जो ब्रेन्स हैं, ये भी हमारा जो जहन है वो स्टैटिक नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज वेरी डायनामिक। वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। We have this you can say a flexible biology in the physical brain। कि इस उससे ये लगता है कि हम ब्रेन के हिसाब से we are both static and we are dynamic। if we can just understand this ability of our brain to recreate and rewire and readjust itself, so we can create miracles। and what we need for this rewiring? Thoughts। जो दूसरों की थॉट्स हैं, जो मेरी अपनी थॉट्स हैं, इसमें मेरी अपनी थॉट्स जो हैं दे आर क्रिटिकल। माय ओन कॉन्शियस थॉट्स, माय ओन अनकॉन्शियस थॉट्स, दे कैन रीवायर माय ओन ब्रेन। क्योंकि होता ये है कि हमारे, अब ये पता हमें किस तरह पता लगा कि जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स हैं, ये जो देर एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसेस एंड सेंसेस। मतलब देखने के लिए एक पार्ट है ब्रेन का, सुनने के लिए एक है, सूंघने के लिए एक है, टच को फील करने के लिए एक है। मतलब मुख्तलिफ सेंटर्स हैं हमारे फिजिकल दिमाग के अंदर। अब होता क्या है कि अगर फर्ज किया एक सेंस किसी की चली जाती है, मसलन एक बंदा है तो उस बेचारे की आंखें चली गई, उसकी बिनाई चली गई, तो द अदर सेंसेस टेक ओवर, वो उसकी कमी को पूरा करती हैं। मतलब ब्रेन इज रीवायरिंग इटसेल्फ टू मैक्सिमाइज द इंफॉर्मेशन इट कैन गेट फ्रॉम आउटसाइड। 5 हिस्से थी, उनमें से एक चली गई है, तो अब वो क्या करेगा कि जो अवेलेबल इनपुट आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है बाकी 4 हिस्सों से, वो उससे उस चीज की हकीकत को जानने की कोशिश करेगा। बिकॉज मैं पढ़ रहा था कहीं कि जिन लोगों की मतलब आंखें चली गई हैं 18-19 साल के बाद, वो बीनाई उनकी चली गई, या जिनकी हेयरिंग चली जाती है, तो होता क्या है कि जब वो किसी चीज को अब आंख से देख तो नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता है, तो किसी चीज की आवाज आई, तो होना तो ये चाहिए था कि सीटी स्कैन में जहन का वो हिस्सा जो हेयरिंग प्रोसेसिंग के लिए है, सिर्फ उसके सर्किट्स जो हैं वो अलाइव होते। लेकिन उन्होंने जब स्कैनिंग में देखा तो उसके हेयरिंग के ऑडियो, जो उसकी ऑडिटरी जो प्रोसेसेस थे वो तो रन कर रहे थे बिकॉज वो सुन रहा था कान से, लेकिन साथ साथ उसकी जो वो हिस्से ब्रेन के विच आर फॉर विजुअल प्रोसेसिंग, वो भी इग्नाइट हो रहे थे। मतलब the ears were trying to see। it sounds very strange। और मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि एक सूफिया का एक बहुत बड़ा जो अक़दा था वो मेरे ऊपर खुला कि सूफिया क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। so what is happening is it's called sense substitution। कि एक सेंस मेरी अगर चली गई है तो मेरा जहन जो है वो दूसरी सेंसेस से वही काम लेना शुरू कर देता है जो मेरी उस सेंस से ले रहा था। तो ये मतलब होता क्या है कि if I've lost one sense, तो my other senses are taking information, so you can take that information and you can translate it to a different sense and try to understand what is happening outside। मतलब brain figures out a way to do it। सूफियों का एक आइडिया था कि जब आप मुराकिब होते हो और जब आप डीप कंसंट्रेशन में जाते हो तो आपकी एक सेंस जो है वो दूसरों का काम करती है। और मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं अभी जवानी में दाखिल हो रहा था और सूफिया की मैंने ये बात सुनी कि जी वी see from our eyes and we hear from our eyes and we taste from our eyes and we touch with our eyes।
تو مجھے لگتا تھا کہ یار یہ ایک کوئی شاعرانہ سی ایک تخیل کی بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. لیکن اب جب وہ ہم نے نیورو پلاسٹیسٹی کو پڑھا ہے اور جب یہ برین سکینز دیکھے ہیں تو یس دس از ایکچولی واٹ مائی برین از ٹرائنگ ٹو ڈو. وہ جو سینسز چلی گئی ہیں آپ کی ان کو دوسری سینسز سے ریپلیس کر رہا ہے. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. اور میرا اپنا جب یہ میں نے پڑھا تھا مجھے یاد ہے 4-5 سال پرانی بات ہے. تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں گاؤں میں جو نابینا ہیں، بچپن میں 5-6 سال کی عمر میں ان کی نظر چلی گئی تھی. تو میں ایک دن ان سے پوچھنے لگا حافظ صاحب سے کہ یو کین ناٹ سی، تو آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی کسی بندے کی شکل کیسی ہے؟ تو he came up with this very pleasant answer. He said کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا؟ تو میں نے کہا جی کیا مطلب you don't have eyes, your eyes are not functioning. تو انہوں نے کہا کہ میں جب کانوں سے آواز سنتا ہوں نا یا جب ہاتھوں سے چھوتا ہوں کسی کو تو میرے ذہن کے اندر ایک تصویر ابھرتی ہے اور مجھے ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے آوازوں سے کہ یہ کس بندے کی آواز ہے، اور ٹچ کرنے سے مجھے ایگزیکٹلی پتا لگ جاتا ہے کہ میں کس بندے کو ٹچ کر رہا ہوں. تو وہاں پر مجھے یہ ساری نیورو پلاسٹیسٹی اور صوفیاء کی بات وہ ساری مطلب ایک میرے مشاہدے میں آ گئی کہ یار دس از پاسبل. مطلب مائی برین از اے ونڈرفل انسٹرومنٹ. اور اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اتنی ڈسٹریکشن پال لی ہے اور وہ ڈسٹریکشن اب ہماری ایڈکشن ہو گئی ہے. اب ایڈکشن کبھی آپ نے کوئی ایڈکٹ کو دیکھا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ فون کے بغیر، ٹیلی ویژن کے بغیر، سوشل گیدرنگ کے بغیر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے نشئی کا، چرس کے سگریٹ کے بغیر ہوتا ہے. سو وی آر آل ایڈکٹیڈ ون وے اور دی ادر. سو واٹ از ایڈکشن؟ ایڈکشن کب ہوتی ہے میرے اندر؟ when I start outsourcing my emotional processes to something outside of me. یعنی وہ سارا ایموشنل پروسیس تو خوشی غمی کا، وہ کک کا، مینٹل ایک ہائی کا، وہ سارا اندر ہونا تھا. لیکن جب میں نے وہ اپنے میں کلٹیویٹ ہی نہیں کی، میں نے اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھی ہی نہیں ہے، تو پھر میرے پاس دوسرا حل یہ ہے کہ میں اس کو آؤٹ سورس کرنا شروع کر دوں. تو اکثر جب ایڈکشن ہوتی ہے تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں جی کہ آپ کا بیٹا کس چیز کا ایڈکٹ ہے؟ ہیروئن پیتا ہے، چرس پیتا ہے، لکر پیتا ہے، کس چیز کی ایڈکشن ہے؟ وہ question is never what you are addicted to. For me the big question is why is he addicted. میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کون سے پروسیسز اس کے اپنے اندر رک گئے ہیں کہ اس کو اپنا ایموشنل پروسیس پیسٹ کرنا پڑا ہے to something outside of himself. اب ہوتا یہ ہے کہ ایڈکشن میں جب ہم شروع میں ایک سبسٹنس یا کوئی چیز، کوئی بھی پیٹرن اس کو آؤٹ سورس کرتے ہیں ہمارے ایموشنل پروسیسز، تو وہ ہمارے پیٹرنز وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے اندر. اور جب وہ ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو دین اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج. دین وہ ہیبیچویشن سے بڑھ کر وہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے. اب ہوتا کیوں ہے جب مجھے پتا بھی ہے کہ ایک چیز غلط ہے میرے لیے، پھر بھی میں اس کو کیوں کنٹینیو کرتا ہوں؟ اٹس اے انٹرسٹنگ کوسچن. اس کا جو نیورو سائنٹسٹ ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جو ہمارا انکانشیس ہے، our unconscious mind, it processes faster than our conscious mind. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سچویشن اگر میرے سامنے آئی ہے تو میرا جو انکانشیس مائنڈ ہے it will tackle the situation first، اور وہ اس کو ٹیکل کرے گا، اس کو دیکھے گا اور اس کے بارے میں کوئی اوپینین فارم کر لے گا. کوئی نہ کوئی وہ اندر کا جو انکانشیس مفتی ہے وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ججمنٹ پاس کر دے گا، کوئی فتویٰ لگا دے گا. اور جو میرا کانشیس مائنڈ ہے it is more of a observer to what my unconscious mind is already deciding. یعنی according to neuroscientists میرے جو unconscious mind ہے وہ ایک split second پہلے ہی decision کر چکا ہوتا ہے، اور جو میرا conscious mind ہے وہ aware ہی نہیں ہے اس چیز سے کہ it is actually repeating a decision that has already made by me unconsciously. It's a very interesting phenomenon. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے اسپیس ود ان می کہ ویئر مائی کانشیس مائنڈ ہیز سم سے ان دا ڈیسیژن میکنگ. مطلب نیورو سائنس کے مطابق تو سارے ڈیسیژن میرے انکانشیسلی میں فیصلے کر
करी जा रहा हूँ, फतवे लगाए जा रहा हूँ, और मेरा कॉन्शियस माइंड जो है क्योंकि वो जरा स्लो है, तो वो बेचारा वही फैसले जो है अपने समझ के आगे लादी जा रहा है. It's a very very interesting study. It was very shocking for me when I researched this field. तो अब मुराकबे में फिर मुझे ये समझ आया कि मुराकबा असल में मेरे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान जो एक स्प्लिट था, वो जो अनकॉन्शियस तेज था और हमेशा आगे जा रहा था मेरे कॉन्शियस माइंड से, वो उस स्पीड को अनकॉन्शियस माइंड की स्लो कर रहा था और कॉन्शियस अटेंशन से कॉन्शियस माइंड की स्पीड को तेज करके दोनों को इकट्ठा खड़ा कर रहा था. दिस इज माय ओन ऑब्जर्वेशन कि जो मोमेंटरी कॉन्शियसनेस है या मुराकबे का जो असल फायदा है, अगर आप उसको बिल्कुल ही एक साइंटिफिकली देखेंगे तो वो ये है कि वो मेरे अनकॉन्शियस को मेरे कॉन्शियस के ऊपर हावी नहीं होने देता. मतलब आई डोंट हैव टू टेक डिक्टेशन फ्रॉम माय अनकॉन्शियस माइंड. मैं जो भी फैसले कर रहा हूं उसमें मेरे कॉन्शियस माइंड की भी उतनी ही मुदाखलत है जितनी मेरे अनकॉन्शियस माइंड की है. लेकिन अब वो मुझसे एक साहब सवाल कर रहे थे उस दिन कि जी आपने मुराकबा मुझे बताया था तो मैं करता तो हूँ, लेकिन जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी कोई मुराकबा बताए मुझे कि मतलब कोई इमरजेंसी आई है, कोई थ्रेट आई है, तो मैं कोई ऐसा मुराकबा करूं कि वो थ्रेट दूर हो जाए. तो मैं उससे हंस रहा था. मैंने कहा यार देखो, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में खेलता था, तो हमें रोज जो है मैचेस हमारे होते थे, साल में 15-20 मैचेस टोटल होते थे. और वो एक महीना आता था जिसमें टूर्नामेंट होता था, तो उसमें लेकिन वो हमें रोज नेट प्रैक्टिस करवाया करते थे, हर रोज. आई रिमेम्बर कि एवरी डे वो नेट प्रैक्टिस हो रही होती थी. अब नेट प्रैक्टिस जो है इट इज नॉट मैच, and they are preparing us for the match. So why do I need to do something out of the match? Well, I'm not even in the match. Why would I practice? उसमें जिस तरह मैंने पिछली दफा अर्ज किया था कि हमारा जहन जो है, जो काम मैं रिपीटेडली करता हूं, जिसकी मुझे ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो मेरे जो न्यूरॉन्स के दरमियान मैसेज की ट्रांसमिशन है उसके ऊपर इंसुलेशन आ जाती हैं, और बड़ी वो लॉसलेस किस्म की मतलब ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन होता है. एंड आई स्टार्ट बिकमिंग बेटर एट समथिंग दैट आई प्रैक्टिस मोर एंड मोर. और फिर होता क्या था कि जब मैच आता था तो वो जो प्रैक्टिस की होती थी, वो जो सारे न्यूरल कनेक्शन नेटवर्किंग जो है वो मजबूत हो चुकी होती थी, तो जब मैच में जाते थे तो उस वक्त वो काम आता था. यानी मुराकबा है ही बीइंग आउटसाइड ऑफ द मैच and do the net practice. So when the real life situation comes and looks you in your eyes, तो उस वक्त आप unconsciously and consciously you will respond in the best way. This is exactly like that habituation. तो मुराकबा, उसके लिए कोई मुराकबा नहीं है कि कोई सिचुएशन एकदम आ गई, उसके लिए तो तवक्कुल से बड़ा मुराकबा और कोई नहीं है. और वो तमाम मुसलमान जो हैं, जितने भी साहिब ईमान हैं, वो ऑलरेडी करते हैं. अब यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करूंगा जो मैंने अपने आप से भी बहुत किया है कि मैं जिंदगी में जितनी भी स्ट्रगल करता हूँ, जितनी भी एफर्ट करता हूँ, तो मेरा मुंतही क्या है, what I want to do with all the struggle, चाहे वो पैसा कमाना हो, नाम कमाना हो, चाहे वो मॉरल एक्शन हो, किसी किस्म की भी स्ट्रगल है जिससे मैं गुजरता हूँ, चाहे वो बच्चों की परवरिश हो या खुद बतौरे बेटा अपनी वालदा के साथ मेरा निभा है. तो बेसिकली why I am doing all that struggle, what is the culmination point of all my efforts? तो उसका जवाब एक ही है, joy and happiness. हम सब खुश होना चाहते हैं. तो मेरा मॉडर्न माइंड से सवाल ये है कि वाई डोंट यू नो दैट, कि मेरी रूह, मेरा अंदर तो प्यासा है जॉय के लिए, सुकून के लिए, और तू मुझे सुकून नहीं दे रहा. सो वाई डजंट माय माइंड नो दैट? वाई डू आई स्ट्रगल विद दिस सिंपल फैक्ट दैट आई एम सीकिंग जॉय एंड आई एम सीकिंग पीस? जाहिर है एक्सटर्नल सिचुएशंस तो हर किसी की हैं, बाहर से स्ट्रेस भी आता है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, ऑफ कोर्स नोबडी कैन डिनाई दैट. लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मेरी खुशी की राह में, मेरे जॉय की राह में सबसे बड़ी रुकावट है. एंड दे आर नॉट एक्सटर्नल, दे आर वेरी वेरी इंटरनल. इनको आजकल की इस्तेलाह में न्यूरल प्रीडिस्पोजिशंस कहा जाता है. What are neural predispositions? And they are one of the major element that contribute to the modern mind's suffering.
उसमें जिस तरह मैं पहली दफ़ा कह रहा था कि एक हमें आदत है, बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शन हमारे ज़िंदगी में बहुत है, वी गो इनटू माइंड वॉन्डरिंग। हमारा ज़हन जो है आवारागर्दों की तरह इधर-उधर फिरता रहता है। और होता क्या है कि जब मैं अपना ज़हन मेरे कंट्रोल में नहीं होता, इट्स वॉन्डरिंग अराउंड हियर एंड देयर, तो उस वक़्त आई टेंड टू फोकस ऑन इम्परफेक्शन एंड माय लाइफ चैलेंजेस। नहीं भी है तो चैलेंज बना लूँगा। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने उसको लॉजिकली कैसे कनेक्ट किया है कि हाउ वी डू इट। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वॉन्डरिंग माइंड की, जो कि हमें बड़ी अच्छी लगती है। एक्चुअली इट्स उस वक़्त आपका ज़हन जो है ना, इट्स काइंड ऑफ फिश मार्केट। वो जिस तरह आप फिश मार्केट में जाते हैं, कोई इधर से आवाज़ दे रहा है, कोई इधर से आवाज़ दे रहा है, कोई इधर से आवाज़ दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही होती। एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड व्हाट यू वांट टू बाय। तो एग्ज़ैक्टली माइंड वॉन्डरिंग में मेरा ज़हन जो है, वो ऐसे ही हो जाता है। अब हमारा ज़हन जो है, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था पिछली दफ़ा भी, इसके इसके अंदर नेटवर्किंग है न्यूरॉन्स की पूरी। तो दिस नेटवर्किंग क्रिएट्स टू काइंड ऑफ मोड्स इन माय माइंड। वन इज़ द फोकस मोड एंड वन इज़ द वॉन्डरिंग मोड। फोकस मोड कब क्रिएट होता है? When I am processing, my mind is processing something unique, something novel, something interesting, something meaningful. Or this is actually the mode that mind loves. Because यहाँ पर जिस तरह मैं पिछली दफा भी कह रहा था कि conscious attention is something that minds love to do, and we don't give it enough of what it wants. हम अपने ज़हन को वो चीज़ जो उसकी ग़िज़ा है, जो उसकी खुशी के लिए, उसकी सेहत के लिए ज़रूरी है, हम अपना सारा वक़्त डिस्ट्रैक्शन में और माइंड वॉन्डरिंग में लगा रहे हैं। और जहाँ पर मेरे ज़हन को सुकून आ रहा है, यानी कॉन्शियस अटेंशन में, एक एक्सट्रीम फ़ोकस में, वो मैं उसको दे ही नहीं रहा। और जो वॉन्डरिंग मोड है माइंड का, उसमें क्या होता है, ये हम सबके साथ होता है, बिकॉज़ 50% ऑफ द टाइम, 50 to 80% of the time, according to psychologists, my mind is in a wandering mode. आवारागर्दों की तरह फिर रहा है 50 से 80% टाइम। और इसका आपने अगर तजर्बा करना है अपनी ज़िंदगी में, तो एक मुशाहिदा है, आप कभी कोई किताब पढ़ रहे हो, तो एकदम किताब पढ़ते-पढ़ते आप यूँ अजनबियों की तरह देखते हो उस सफ़े को कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? और पता लगता है कि 3 सफ़े पढ़ गया हूँ और कुछ भी याद नहीं होता। या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो काम करते-करते आपको एकदम फील होता है कि वेयर एम आई, मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इज माइंड वॉन्डरिंग, दिस इज माइंड वॉन्डरिंग। ये अब जो ज़हन जो है ना, वो आवारा हो गया है, उसकी कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। अब जो इसकी जो कर्स है वॉन्डरिंग माइंड की, या इट कैन गिव यू अ टेम्परेरी किक, इट कैन गिव यू अ टेम्परेरी डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। लेकिन यही वॉन्डरिंग जो है माइंड की, इट इज द सोर्स ऑफ योर एंग्जाइटी, it is the source of your depression, it is the source of your attention deficit. ये सारी इल्लतें ये माइंड वॉन्डरिंग से ही निकल रही हैं। तो जिस मुराकबे को या जिस कॉन्शियस अटेंशन को मैं अवॉइड कर रहा हूं, उसकी बहुत हैवी प्राइस मॉडर्न माइंड पे कर रहा है ऑलरेडी। सब कुछ होते हुए खुश नहीं है, बिकॉज वो उस मोड में नहीं है जिसमें उसको होना चाहिए। अब जो भी मोड में ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, जिस मोड में मैं ज्यादा रहूंगा, तो न्यूरल कनेक्शन जो है मेरे, और न्यूरल ट्रांसमिशन जो है उस नेटवर्क की तेज हो जाएगी, और फिर मुझे आदतें पड़नी शुरू हो जाएंगी। अब न्यूरल प्रीडिस्पोजिशंस क्या हैं हमारी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं किस तरह बयान करूं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ ड्राई एंड टेक्निकल टॉपिक। तो कल मतलब वो कुदरत की तरफ से गॉड सेंट ही एक ऐसा काम हो गया कि आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। मुझे बचपन से, बल्कि जब से मैं सने शऊर को पहुंचा हूं, आई ऑलवेज हैड दिस इंटरेस्ट इन वॉचिंग बेबीज। बच्चों की ऑब्जर्वेशन जो है ना, मेरे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि मेरे वाले साहब कहा करते थे कि पूरा का पूरा इस्लाम समझना है ना, तो 2 से लेकर 10 साल की उम्र तक जो बच्चा करता है, उसी को अगर उसी का मुशाहिदा गौर से कर लो, तो पूरा का पूरा इस्लाम समझ आ जाएगा। और वो अल्लाह भी फरमाता है, हजूर की भी हदीस मुबारक है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम, के जितने भी पैदा होते हैं वो फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। तो मुझे वो बच्चों से एक बड़ी फैसिनेशन है उनको ऑब्जर्व करने की। तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, उसका पोता आया हुआ था, प्रॉब्ली 6-8 मंथ्स ओल्ड,
اور پہلی دفعہ مجھے ملا, I've never met that young chap. تو وہ جب اس نے آ کے, میں جس بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا اس نے میرے ساتھ آ کے رکھ دیا. تو جو پہلا اس بچے کو پھر میں نے آبزرو کیا کہ وہ کرتا کیا ہے, تو اس نے جب مجھے دیکھا نا, تو دیر واز دس کائنڈ آف اے ناگواری آن ہز فیس کہ ہو از دس اسٹرینج پرسن جس کے ساتھ مجھے دادا نے آ کے رکھ دیا. اینڈ ہی جسٹ کیپٹ لوکنگ ایٹ می لائک ان اے ویری تھریٹنڈ وے, جس طرح یو نو آئی ایم سم تھنگ یو نو وچ از میکنگ ہم ویری انسیکیور. تو میں نے کوئی موو نہیں کی, میں جیسا لیٹا ہوا تھا ویسا ہی لیٹا رہا. تو تھوڑی دیر بعد نا اس نے آ کے وہ مطلب ٹچ کرنا شروع کیا. He started giving me direction, clap کی, اور مجھے اس نے یوں کر کے دیکھا کہ تو بھی کلیپ کر. تو جب میں نے کلیپ کرنا شروع کیا تو in 15-20 minutes, it took him 15 to 20 minutes to develop a familiarity with me and perceive me as a non-threat. اب وہ ہو کیا رہا ہے, یہ بچہ ہم سب کے اندر موجود ہے. یہ ہماری ایک سمجھ لیں کہ ہماری سروائیول کی نیورل پری ڈسپوزیشن ہے, یہ وہ ویٹ ہے, یہ وہ لوڈ ہے پاسٹ کا جو ہم سب اپنے انکانشیس کے لیول کے اوپر کیری کر رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اس سے نہیں بچا ہوا. اگر آپ دیکھیں سوشل فارمیشن کو, تو ایک جو ٹرائبل فارمیشن ہے وہ بڑی ارلی آئی ہے آپ کی. قبائل میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا. Why? Because they were living in a condition which was very hostile. So they wanted to be around people that they know, that they don't feel threatened with. تو وہ ایک خاندانی جو قبائلی سسٹم تھا وہ ایک پورا ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. اب اسی میں ہی جو ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ یار ججمنٹل نہ ہو, تو میں ہمیشہ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ یار they are humans, they will judge. And why they will judge? It's a matter of survival. اب آپ اپنے آپ کو اس ٹرائبل سیٹ کے اندر, جس کی جو آپ کا جینیٹک کوڈ آج تک آ رہا ہے, آپ اس کے اندر جا کر دیکھو کہ آپ اپنا گھر ہے آپ کا, اور آپ کی ایک فیملی ہے, اور 8-10 گھروندوں کا آپ نے ایک ٹرائبل سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جس میں سارے وہ لوگ ہیں جو فیملیئر ہیں, جن کو آپ جانتے ہو, اور آپ کھیتوں میں کام کر رہے ہو, اور کھیت کی پگڈنڈی پہ ایک انفیملیئر, ایک اسٹرینجر آتا ہے. تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ فیئر, تھریٹ, انسیکیورٹی. اب ان سب چیزوں کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا؟ یو ول فارم اے ججمنٹ اباؤٹ دیٹ پرسن. مطلب ہمارا ذہن اتنا بڑا مفتی ہے کہ کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں, اس کو دیکھ کر ہی ہم ایک نہ ایک ججمنٹ فارم کر لیتے ہیں. دس از اے نیورل پری ڈسپوزیشن وی ہیو بیکاز اٹ واز کریٹیکل ٹو آور سروائیول. اب وہ ججمنٹ فارم کرنی ہے. تو اب اگر میں وہاں پر کھیتوں میں کام کر رہا ہوں اور میں ٹرائبل ایک یونٹ کے اندر رہ رہا ہوں اور ایک اسٹرینجر آیا ہے, تو سب سے پہلے اب گاؤں میں اگر آپ چلے جائیں نا, کیونکہ میرا تعلق گاؤں سے بھی ہے, تو اگر آپ کھیتوں میں آپ دیکھیں کوئی اسٹرینجر آتا ہے نا, سب سے پہلے وہ آواز دیتے ہیں وہ کون ہے. تو وہ بندہ بھی اپنا نام نہیں بتاتا. اٹس اے ویری اسٹرینج فینومینا جو میں نے دیکھا ہے. وہ اپنا خاندان بتاتا ہے کہ میں فلاں چک دا ہاں, میں یا فلاں نسل دا ہاں. So why he is saying I'm from فلاں نسل؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹرائبل آپ کی جینیٹک کوڈ ہے کہ مطلب اگر آپ کے ٹرائب کا ایک اور ٹرائب کے ساتھ اتحاد ہے, تو اگر وہ اس ٹرائب کا نام لے گا تو آپ کی وہ جو تھریٹ لیول ہے, وہ جو انسیکیورٹی ہے, وہ جو فیئر لیول ہے, وہ ایک دم فلیٹ ہو جائے گا. تو فارمنگ ججمنٹ, اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ بالکل انکانشیس لیول کے اوپر آتی ہے. اب وہ جو بچہ تھا 6-7 مہینے کا, جو میرے ساتھ آ کر انہوں نے بیڈ پر اس کو بٹھایا ہے, میں نے تو اس کا کوئی پاسٹ ایکسپیرینس میرے ساتھ برا نہیں ہے. I haven't done anything to that kid. لیکن کوئی تو جینیٹک کوڈ ہے, کوئی تو پری ڈسپوزیشن ہے جو اس کو مجھے ایک تھریٹ پرسیو کروا رہا ہے, اور وہ سب اس کے بعد وہ اپنی تمام مطلب چیزیں کر کے اس تھریٹ لیول کو کم کر کے he is becoming comfortable with me. تو اس کو بچے کو دیکھ کر میرے خیال میں اٹ بیکم ایک بہت ہی مشکل سی اور بہت ہی خشک سی بحث جو ہے اس بچے کی وجہ سے, اللہ اس کی زندگی کرے, آسان ہو گئی. تو ہم سب کے اندر یہ مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا انکانشیس مائنڈ جو ہے, بیکاز اٹ از لیڈنگ دا ریس, تو ہماری جو بہت سی ججمنٹس ہیں وہ کانشیس ججمنٹس ہیں ہی نہیں. جب فرائڈ نے بات کی تھی پری کانشیس, کانشیس اور انکانشیس کی, جس کی وجہ سے پورا ریولوشن آ گیا, سائیکو انالیسس کا پورا سٹرکچر کھڑا ہو گیا. اور آج بھی اگر آپ سائیکو تھراپی کو بھی لے لیں یا سائیکیاٹری کو بھی لے لیں, تو وہ
कुछ झगड़े हैं उनके आपस में, तो एक सब कॉन्शियस की बात करता है, कोई अनकॉन्शियस की बात करता है, कोई प्री कॉन्शियस की बात करता है, कोई कॉन्शियस की बात करता है, और वो क्या कहते हैं कि जी आपकी जो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग है ना, इट इज टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो आपके सारे डिसीजंस हैं, जो आपके सारे बिहेवियर्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो तो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से आ रहे हैं। और अनकॉन्शियस कौन सा है? जिससे मैं खुद भी अवेयर नहीं हूं। यानी अब ये बच्चा अवेयर नहीं था कि another adult is a threat to him. There is something that he is carrying from that, वो पूरी हेरिटेज से, कि जो इसको पहला काम ही ये करवाता है कि उसको अपनी आपकी फिक्र होती है और अपनी इनसिक्योरिटी में वो जाता है और थ्रेटेंड फील करके वो कोई फॉर्म करता है जजमेंट, और फिर वो डिफरेंट तरीके आजमाता है ये देखने के कि ये बंदा वाकई मेरे मतलब का है, इससे दूर रहूं या इसके पास जाऊं। So it was a fascinating observation for me. तो अब जब वो बात कर रहा था, फ्रॉइड चाहे वो बात कर रहे थे प्री कॉन्शियसनेस की, जो चीजें मैं फौरन अपनी मेमोरी से रिट्रीव कर सकता हूँ, या कॉन्शियसनेस की जो अवेयरनेस है मेरी इर्द गिर्द की चीजों के बारे में, या अनकॉन्शियस जो मेरे अंदर पुराने जेनेटिक हों या मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के जो मैं भूल भाल गया हूँ और वो रिट्रीवेबल भी नहीं रहे हैं, वो मेरे अनकॉन्शियस के हैं, और अगर वो सब कुछ फैसले कर रहे हैं तो फिर मेरा कॉन्शियस माइंड तो भाई उसको तो कोई वक्त ही नहीं मिल रहा फैसले करने के लिए। फिर तो सारे मेरे एक्सपीरियंस ही मुझे शेप कर रहे हैं, और अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे लिए सारी दुनिया बुरी है, और अगर मेरे साथ अच्छा हुआ है तो मेरे लिए सारी दुनिया अच्छी है। तो मेरा जहन तो नहीं सोच रहा, ये तो लोगों के जहन सोच रहे हैं जो मेरे अंदर बोल रहे हैं। तो अब ये जो तीन चीजें थी, चाहे आप उनको प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कह लो, या उसको आप कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कह लो, तो इसको कुरान ने एक ही आयत में इतना स्किलफुली बयान किया है कि आदमी कहता है कि वाकई ये मेरे खालिक की किताब है। वही आयत जो मैंने आपके सामने सरनामे कलाम में पढ़ी थी, अब वक्त आया है कि मैं उसको थोड़ा सा डिकोड करूं इस सारी बहस के तनाजुर में। अल्लाह फरमाते हैं लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा, जो कुछ आसमान और जमीन में है उसका मालिक मैं हूं, सब मेरे लिए है। व मा बैनहुमा, और जो कुछ उन जमीन और आसमान दोनों के दरमियान है वो भी मेरे लिए है। व मा तहत सरा, सरा कहते हैं गीली को, द कोर ऑफ द अर्थ, और जो कुछ जमीन के अंदर छुपा हुआ है अल्लाह कहता है वो भी मेरा है। यानी अब तीन फिजिकल प्लेसेस की अल्लाह बात कर रहा है अपनी मलकियत के लिए। यानी ये लाम तमलीक है, मलकियत का लाम है लहू का। हु जो है उसकी तरफ इशारा हो रहा है, ला उसके लिए है। जो कुछ आसमान और जमीन में है एक फिजिकल लोकेशन, वमा बैनहुमा जो उन दोनों के दरमियान में है दूसरी लोकेशन, और वमा तहत सरा, और जो कोर ऑफ द अर्थ में जिसको तुम नहीं देख रहे। इट्स एन अमेजिंग आयत, क्योंकि जब मैं इसको दूसरी आयत के अगली आयत से लिंक करता हूं तो समझ आती है कि अल्लाह ताला कहना क्या चाह रहा है। तो अभी ज़हन में ये रखें इंट्रोडक्शन में कि तीन फिजिकल प्लेसेस अल्लाह ताला हमारे सामने बयान कर रहा है। एक वो जो मेरी आंखों से बिल्कुल छुपी हुई है जो ताहतो सरा है, और एक वो जो दरमियान में है, कुछ जानता हूं किसी चीजों को, कुछ चीजों को नहीं जानता, और कुछ जमीन और आसमान जो मेरी आंखों के सामने विजिबल हैं। और फिर अल्लाह क्या फरमाता है, व इन तजहर बिल कौल, और जो कुछ तुम बोलते हो, तजहर जो कुछ जाहिर करते हो बोलकर, फ़इन्नहु यअलमु अस्सिर्रा, और जो कुछ नहीं बोलते हो और राज अपने सीनों छुपा लेते हो, मैं जानता हूं उन बातों को जो तुम जाहिर करते हो। अब यहां पर भी तीन एक ही चीज के बारे में तीन प्लेसेस का जिक्र हो रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहले आप ज़हन में रखें जमीन आसमान जो कुछ उनके दरमियान है, और ताहतो सरा जो के कोर में है। अब अल्लाह आगे क्या फरमा रहा है, व इन तजहर बिल कौल, और जो तुम जाहिर करते हो अपनी जबानों से, जो तुम्हारे सीनों में था और अब जाहिर हो गया, मैं उसको भी जानता हूं। फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा, और जो कुछ अपने सीनों में तुमने राज छुपाए हुए हैं मैं उनको भी जानता हूं। व अखफा, और जो उन राजों से भी ज्यादा छुपा हुआ है तुम में। दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट नीड्स अ बिट ऑफ टाइम। मेरे पास थोड़ा रह गया है, मैं इसको जल्दी समेटता हूं। कॉन्शियस
प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ध्यान में रखिएगा, आसमान और जमीन। और हो गया था एक मिनट के लिए, दोबारा रिपीट कर दूं? ये जो आयत का आप जब इंसान पे जब आई थी बात, इंसान पे, कहाँ पे? इंसान पे, कि जो तुम बोलते हो और जो तुम नहीं बोलते, और जो, हाँ, मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ जी, कि अल्लाह फरमा रहा है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत सरा। 3 मकामात हो गए, एक आसमान जमीन, एक जो उनके दरमियान है और एक जो कोर में है। और फिर कहते हैं और फिर कहते हैं अन तजहर बिल कौल, और जो तुम अपनी जबानों से बयान करते हो, जो जाहिर करते हो, जो तुम्हारे सीनों में था अब जबान पर आ गया। फइन्नहु यअलमु सिर्रा, और जो तुमने अपने सीनों में अभी तक दफन रखा हुआ है और जाहिर नहीं किया, मैं उसको भी जानूं। व अख्फा, और जो उस सिर से, उस राज से भी ज्यादा तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। अब यहां पर भी 3 चीजों की अल्लाह बात कर रहा है। कौल से जो जाहिर हो रहा है, वो जो तुम जानते हो सीनों में दफन है, और वो जो सीनों से भी अंदर दफन है। अब यहां पर कुरान की मास्टरी देखने में आएगी कि अल्लाह ताला दिल के लिए कई लफ्ज इस्तेमाल करता है। एक है सदर, सदर है सीना जो हर कोई देख सकता है। फिर है कल्ब, जब तक फाड़ो ना, जब तक ओपन हार्ट सर्जरी ना हो, वो कल्ब नजर नहीं आता। और फिर है फुआद, वो दिल को फाड़ कर भी नजर नहीं आता। इट्स अ सीट ऑफ हार्ट्स कॉन्शियसनेस। अब यहां पर जमीन आसमान जो कुछ उनके दरमियान है और कोर ऑफ द अर्थ, पहले अल्लाह ताला ने यहां से बात शुरू की है, और फिर कहा है कि जो जाहिर करते हो, जो सीनों में दबाते हो, वो भी जानता हूं, और जो तुम्हारी कोर के अंदर दफन है, जिसको तुम भी नहीं जानते। क्योंकि सिर के लफ्ज को यहां पर समझना बड़ा जरूरी है। व्हाट इज द सीक्रेट? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? कहते हैं एक के सीक्रेट होने के लिए 3 बुनियादी शराइत है। एक ये कि वो चीज किसी और को मालूम ना हो, दूसरा मुझे मालूम, और तीसरा आई फ्रॉम द अदर्स। मतलब किसी चीज के भी सिर होने के लिए, राज होने के लिए, सीक्रेट होने के लिए 3 शराइत हैं, कि दूसरे बेखबर हों, मैं बाखबर हूं, और फिर उस खबर को छुपाऊं दूसरों से। ये है सिर। अब सोचने की बात ये है कि राज से ज्यादा छुपा हुआ क्या हो सकता है? For me, this was really interesting, looking at it from a neuroscientific and looking at it from a psychological perspective. यानी अल्लाह ताला प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात कर रहा है, लफ्ज और इस्तेमाल कर रहा है, सदर कह रहा है, कल्ब कह रहा है, फुआद कह रहा है, एक लुब का लेवल है जो इससे भी कह रहा है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे सीनों में थी, तुम्हारे सबकॉन्शियस में थी, तुमने लोगों को कॉन्शियस लेवल के ऊपर आकर बता दी। मैंने वो बातें सुन ली हैं, लोगों ने तो सुनी है, मैंने भी सुन ली हैं। फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने तुम्हें लोगों को नहीं बताई, लेकिन यू आर कॉन्शियस कि वो तुम्हारे अंदर हैं। दूसरे लोग उनको नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं तुम्हारे अनकॉन्शियस में जो तुम भी नहीं जानते। किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, किसी हिप्नोटिस्ट के पास जाओगे, किसी थेरेपिस्ट के पास जाओगे, तो वो उनकी टिप ऑफ द आइसबर्ग ही तुम्हें दिखाएगा, बस उसका इतना ही इल्म है। तो कहना क्या चाह रहा है अल्लाह ताला? क्या बात है कि जो कुछ तुम्हारे शऊर में है, जो कुछ तुम्हारे इजहार में है, जो कुछ तुम्हारे तहत शऊर में है, जिससे तुम खुद, जिसका शऊर तुम खुद भी नहीं रखते, मैं तुम्हारा रब वो हूं जो इन सब को जानता हूं। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु। अल्लाह कहता है वलक़द खलक़नल इंसान, बेशक मैंने इंसान को तख्लीक किया, व नअलमु, और हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही, क्या चीज है जो तुझे वसवसे डालती है, तेरे नफ्स को। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और मैं तेरी रगे जान से भी तेरे ज्यादा करीब हूं। इट्स वंस अगेन गॉड इज गिविंग अ वेरी फिजिकल एनालॉजी। रगे जान इज अ फिजिकल थिंग। नियरनेस के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक बड़ी ही कमाल की एनालॉजी, जिसको हम इंशाल्लाह किसी दिन पूरा इस आयत के ऊपर अकेला लेक्चर बनते हुए, 50 मिनट तो हो चुके हैं अभी लाइव जाते हुए, तो 10 मिनट के अंदर मैंने रैप अप करना है। तो अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला फरमा रहा है
کہ کچھ چیزیں تم لوگوں پر ظاہر کرتے ہو, کچھ راز ہو جو تم چھپا لیتے ہو, اور کچھ وہ باتیں ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں لیکن تم سے چھپی ہوئی ہیں. تو تم بے خبر ہو, اپنے بارے میں بھی بے خبر ہو, اور وہ ہے جو تمہارے بارے میں باخبر ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے ولا تکون, اور کیا خوبصورت آیت ہے, کیا خوبصورت آیت مبارک ہے, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اور کیا آگے لفظ دو آتے ہیں, فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. It's very interesting for psychologists if there are any. ولا تکونوا, اور مت ہو جاؤ, کالذین, ان لوگوں کی طرح, نسوا اللہ, جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, فانساہم انفسہم, بدلے میں اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا. یعنی جب تم اللہ سے کٹو گے, جب تمہاری اللہ کے بارے میں اویئرنس نہیں ہوگی, اتنی تمہاری اپنے بارے میں اویئرنس, اپنے انکانشیس کے بارے میں اویئرنس کم ہوتی جائے گی. یعنی ہیر اللہ تعالیٰ, وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس پر محدث جھگڑتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں حضور کی حدیث ہے کہ نہیں, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, قرآن یہی کہہ رہا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. فانساہم انفسہم, اور ہم نے ان کو ان کے اپنے نفسوں سے بھلوا دیا. تو جتنا اللہ کو جانو گے اتنا اپنے آپ کو جانو گے. یعنی اس حدیث کا آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کا ریفلیکشن قرآن کی آیت میں آ رہا ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ کون سے وسوسے ہیں, کون سی زنجیریں ہیں, کون سی رسیاں ہیں جن میں تم نے اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے. مطلب ہمارے جو سیڈنس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اس کا بہت کم تعلق ہمارے ایکسٹرنل سٹریسر سے ہے. اصل میں تو ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا قید کر رکھا ہے, اتنا جکڑ رکھا ہے کہ ہم we will never be that person who has struggled to reach the top of the mountain, and now he is, you know, with his hands stretched out, he is feeling that one moment of total freedom and liberation. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف قرآن میں دعوت دیتا ہے, اور کیا خوبصورتی سے دیتا ہے. کہتا ہے کہ واہ الذین یتبعون, اب کیا خوبصورت آیت, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. یعنی حضور کے پروفیٹک مشن کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. میں نے یہ رسول کیوں بھیجا ہے, تاکہ جو اچھی چیزیں ہیں فطرتاً ان پر تمہیں حکم کرے, جو فطرتاً بری چیزیں ہیں ان سے روکے. یہ تمہیں تمہاری اپنی فطرت سے انٹروڈیوس کروانے آ رہا ہے, تمہارے اوپر کوئی بوجھ ڈالنے نہیں آ رہا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, صرف یہ انہی چیزوں کو حلال کرتا ہے جو اصلاً طیب ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور تم پر صرف ان چیزوں کو حرام کرتا ہے جو اصلاً خبیث ہیں, جو تم پر بوجھ نہیں ڈال رہا, کیونکہ اس کا مشن کیا ہے, وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, تاکہ جو بوجھ تم نے, جو لوڈ, جو ویٹ, جو اپنے انہیریٹنس میں جینیٹک بائسز تم کیری کر رہے ہو, یہ اس لیے آیا ہے کہ وہ بوجھ تمہارے کندھوں سے اٹھا دے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, کہ تم سے وہ بوجھ تمہارے کندھوں سے, تمہارے سروں سے اٹھا دے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور تمہارے پاؤں اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے گلے میں جو غلامی کے توق ہیں, جو زنجیریں ہیں معاشرے کی, تمہارے اپنے نفس کی, یہ آیا اس لیے ہے کہ ان رسیوں کو کھول دے, ان زنجیروں کو توڑ دے. اس کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے اپنے شر سے محفوظ رکھے, تمہیں دوسروں کے شر سے محفوظ رکھے. اینڈ دس از فار می اٹ از ایک میرا اپنا سبجیکٹیو ایکسپیرینس مجھے یاد آ گیا. جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہمارے زمانے میں اتنی زیادہ یہ نہیں ہوتی تھی ڈسٹریکشنز, تو زو واز یو نو کائنڈ آف تھنگ دیٹ دا کڈز وڈ گو ٹو. تو میری جو والدہ ہیں یا والد ہیں, یہ ہمیں زو کی سیر کراتے تھے. کزنز جب ملتان سے آتے تھے تو آئی اسٹل ریممبر کہ they would take us there, اور وہ پورا آدھا دن ہم اسپینڈ کرتے تھے. وہاں پر ایک میری فیوریٹ ہوتی تھی, there was this female elephant, ایک ہتھنی تھی جس کا نام غالباً رانی تھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہ اس کے ایک طرف وہ گنے اور وہ اس کے کھانے کے ایک وہ بڑا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ ڈبہ, اس کے اندر وہ چیزیں پڑی ہوتی تھیں, اور اس کو ساتھ
थी, उन्होंने एक जंजीर होती थी और एक रस्सी होती थी, आई स्टिल रिमेम्बर, वो रस्सी से बंधी होती थी और जंजीर से उसका पाँव बंधा होता था, एंड आई यूज्ड टू, और उसका दिल करता था कि मैं जाऊं खाऊं, तो जैसे ही थोड़ा सा पाँव हिलाती थी तो उसको वो रस्सी की जरा सी टेंशन महसूस होती थी तो वहीं पर रुक जाती थी, और मुझे उस पर इतना तरस आता था कि यार ये इतनी पावरफुल है कि अगर ये जरा भी जोर लगाएगी तो जंजीर और रस्सी क्या, जिस पिलर के साथ बंधी हुई है वो जंजीर और रस्सी, वो पिलर ही नीचे आ जाएगा। ये एक जंजीर है जो फिजिकल है और एक जंजीर है, एक रस्सी है जो ज़हनी है। हम सब वो लोग हैं मॉडर्न वर्ल्ड के लोग कि जो अपनी ही हाथ से बनाई हुई जंजीरों और रस्सियों में जकड़े हुए हैं। तो मैं जब भी अपने आप को देखता हूं तो आई रिमेम्बर रानी I always remember that रानी, कि जो बेचारी who was not even aware of her own power। मुझे पता है अब कि मेरा जहन इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं इसको थोड़ी सी मोहलत दे दूं, थोड़ी सी आजादी दे दूं, ना मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, ना मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, इसको बस मैं कॉन्शियस अटेंशन अगर दे दूं, इसको ग़िज़ा दे दूं, इसको पॉजिटिव थॉट दे दूं, तो ये अपने आप को खुद ही ठीक कर लेगा। इट इज अ सेल्फ रिपेयरिंग यूनिट। लेकिन इतनी जंजीरें डाल दी हैं मैंने, तो उस एलिफेंट की तरह बस थोड़ा सा हिलता हूं और एक मुआशरे की एक रवायत की जंजीर मेरे पाँव में आती है और वहीं पर खड़ा हो जाता हूं कि नहीं, मैं तो उधर पहुंच ही नहीं सकता। तो अल्लाह फरमा रहा है वयदउ अन्हुम असराहुम, हमने ये रसूल भेजा ही इसलिए है कि जो तुम अपने न्यूरल प्रीडिस्पोजिशंस में बाइसेस लेकर आ रहे हो, जो तुम हर वक्त फेयर और थ्रेट और इनसिक्योरिटी के अजाब में पड़े हुए हो, ये बोझ ये लिफ्ट करता है। वल अगला अल्लती कानत अलैहिम, और जो तुमने अपने ऊपर जंजीरें डाल रखी हैं और जो गुलामी के तौक अपने गले में डाल रखे हैं, ये इन तौकों को, इन जंजीरों को खोलने के लिए आए हैं। तो अब ख़त्म करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया मेरा पूरा। आई होप यू एंजॉयड दीज 3 सेशंस। इसमें ज़्यादा वो साइकोलॉजी और साइकेट्री और अब न्यूरो साइंस का भी बीच में आ गया। आई वांटेड टू present a kind of a thesis, a kind of a solution to the modern mind, कि एक ये भी तरीका है अपने आप को आज़ाद करने का। आपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ रहना सीख लिया है, अब क्या वक्त नहीं आ गया कि हम फोकस के साथ रहना सीख लें? व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।